अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 F7 का स्टार्ट हो गया जी। अच्छा जी, कल हमने रीवैल्यूएशन नॉन करंट एसेट्स की पीपी की I16 में इसको पढ़ा था। तो इसके अंदर जो पैटर्न देखने में आया वो ये था कि जब रीवैल्यूएशन होती है तो हम दो एंट्रीज करते हैं। वैसे आपने बताया कि एससीए में आपने इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ा हुआ है पहले, तो फ़र्क नहीं पड़ता, बात तो एक ही है। तो रीवैल्यूएशन के दिन दो जर्नल एंट्रीज होती हैं। पहली एक्यूमुलेशन को एलिमिनेट करने की, और दूसरी सरप्लस आए या लॉस आए उसको रिकॉर्ड करने की। बस फ़र्क ये है कि जब कभी सरप्लस आए तो पहली बार हो तो वो तो सारा ओसीआई में जाएगा, जब कभी लॉस आए पहली बार हो तो पीएनएल में जाएगा। लेकिन अगर कोई सरप्लस आए और पहले कोई लॉस पड़ा हो, प्रीवियसली बुक लॉस, उसको रिवर्स कर देगा, एडजस्ट करता है। और अगर कोई लॉस आए पहली बार और वो देखे कि पहले को सरप्लस पड़ा है तो वो सरप्लस को पहले खाएगा और फिर बाकी बचा कुचा पीएनएल में जाएगा। ठीक है जी। तो ओसीआई की मूवमेंट अगर रीवैल्यूएशन होती है तो ओसीआई की मूवमेंट आपको नज़र आएगी, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। उसके बाद जब एसेट रीवैल्यू होता है तो जब जब सरप्लस नज़र आता रहता है तब तब आपको डेप्रीसिएशन के साथ इंक्रीमेंटल डेप्शन की ट्रांसफ़र की एंट्री भी करनी पड़ती है। यानी कि सरप्लस पड़ा होगा तो डेप्रीसिएशन के वक्त दो एंट्रीज होंगी, और जब सरप्लस नहीं पड़ा होगा, जैसे कि 2013 के अंदर आप देखें तो आपका सरप्लस ख़त्म हो गया था और ज़ीरो हो गया था और लॉस नज़र आने लग गया था, तो फिर सिर्फ डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है, उसके अलावा कोई एंट्री पास नहीं करते। फिर अगली बार सरप्लस आ गया था तो फिर डेप्रीसिएशन के साथ ही इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन की एंट्री भी की थी हमने। जब सरप्लस आता है या लॉस आता है, यानी रीवैल्यूएशन की वजह से जो चेंज आता है, सरप्लस में अगर कोई चेंज होगा तो वो ओसीआई के अंदर नज़र आएगा। चेंज इन सरप्लस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ये नज़र आएगा। और फिर उसके बाद ये चेंज यहाँ से निकल कर चला जाता है रीवैल्यूएशन सरप्लस के अंदर, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। जबकि जो ट्रांसफ़र की एंट्री होती है वो विद इन इक्विटी होती है। चेंज इन इक्विटी के अंदर सरप्लस से निकाल के बैलेंस को आप रिटेन्ड अर्निंग में फेंकते हैं। जाहिर है जब आपका सरप्लस पड़ा होता है तभी ये एंट्री पास होती है। तो ये मैंने थोड़ी सी आपके साथ बात की थी। इसमें कोई मसला है तो आप पूछ सकते हैं, कोई नहीं था। अच्छा, उसके बाद अब एक और सवाल हम कर लेते हैं, ठीक है। वो सवाल जो है वो ईयर एंड पे रीवैल्यूएशन देखेगा। 10वां सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया था और इसका सोल्यूशन मैंने आपको नहीं दिया था। भाई ये सोल्यूशन नोट कर लो ना, ये अब एंड पे इनको ये सोल्यूशंस देने हैं जो जो होमवर्क में दिए थे सवाल, और नहीं करवाए, जो खुद करवा दिए हो तो ठीक है, ठीक है। तो 10th का अब मैं इसको होमवर्क को इसको मैं सोल्यूशन ही दूंगा इसका, क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 8 की तरह से, ये फर्दर प्रैक्टिस ही थी। इस सवाल के अंदर बस डिफरेंस ये है कि रीवैल्यूएशन ईयर एंड पे हो रही है, तो इस वजह से इस सवाल को कर लेना मुनासिब रहेगा, ठीक है। ओके, जर्नल एंट्रीज करनी है फॉर द ईयर 30 जून 7, 8, 9, 10। ओए तो 5 साल बन गए उस्ताद जी। चलो कोई बात, हिम्मत करते हैं, देखी जाएगी, है जी। तो मर्करी वाटर लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी engaged in business of purifying and marketing bottled waters. MWL purchased a bottling plant on July 2006 at a cost of $90 million. Plant has an estimated useful life of 10 years with no residual value, और डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन के ऊपर प्रोवाइड की जा रही, ठीक है जी। और MW रीवैल्यू करता है एट द एंड ऑफ एवरी 2 years अपने एसेट को। चलो अच्छी बात है, मैं इस तरह कर लेता हूँ, जंपिंग करेंगे हम, लेकिन ये तो कह रहा है कि 7, 8, 9, 10, 11, 5 साल की एंट्रीज करो, तो फिर जंपिंग ही नहीं मुमकिन। 1 जुलाई 2006 से 30 जून 2007 और 2008 तक हम आ सकते हैं, लेकिन अगर एंट्रीज हर साल की करनी हो तो जी डेप्रेशन की एंट्री आएगी, बाहर आएगी तो सही। तो भाई डेप्रेशन की एंट्री भी तो करनी है ना, अगर करनी है तो फिर ये सब की सब देखनी पड़ेगी। चले खैर, हिम्मत करते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस ही है। अच्छा है ये भी देख लें अगर 1-1 साल का फासला आ रहा हो तो क्या करना है, ठीक है। और या फिर यूँ कर लेते हैं हम 2000, बल्कि नहीं ठीक है, इसको कर ही लेते हैं, 5 साल की वर्किंग और 5 साल की एंट्री, ज़रा पक्का हो जाएगा, ठीक है। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया जी हमारा। मरकरी, और इसमें मैं वर्किंग नंबर 1
यहाँ पे हेडिंग दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेट यहाँ से शुरू कर लेते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद एसिड का नाम प्लांट है, प्लांट रिवैल्यूएशन, सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 1 जुलाई 2006 पे हमने इस एसिड को खरीदा। कॉस्ट थी इसकी, मिलियन में डॉलर्स है जी, कितने का? 90 मिलियन, ठीक है। अब तीस जून 2006 पहला ईयर एंड आएगा। जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। 30 जून 2006 पर 7 पर सॉरी डेप्रिसिएशन करनी है आपने। अब इसको मैं यूँ लिख देता हूँ ओवर, बल्कि चलो फॉर्मूला लिखता हूँ ज़रा, स्ट्रेट लाइन है, ज़रा रिवाइज होता रहे। तो 90 डिवाइडेड बाय 10, ये 9 रुपये आ गया। 81 आपकी बुक वैल्यू आ गई। उसके बाद ये ईयर एंड पे पहुंच गया है। क्या अब इसको हमने थोड़ी सी जगह बांध नहीं सकती? वैसे आपस की बात है मज़ीद, क्योंकि मेरा दिल होता है सारी एडजस्टमेंट्स, सारा कुछ सामने आ जाए अगर बोर्ड के, तो थोड़ा सा इसको इधर ले आते हैं, गुजारा कर लेते हैं, ठीक है तो बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क पड़ा, लेकिन इट मैटर्स एट द एंड, डॉलर्स इन मिलियन। ठीक है। अब 90 रुपये कॉस्ट थी, $90, 9 की डेप्रिसिएशन आ गई और 81 आ गई आपकी बुक वैल्यू। अच्छा, अगर तो मुझे इस साल की एंट्रीज ना करनी होती 7 की, तो चूँकि 30 जून 8 के ऊपर इसको रीवैल्यू करना है, सिर्फ वर्किंग करनी होती, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता डेप्शन को और जंप करके 30 जून 8 पे पहुंच जाता, लेकिन ऐसा मैं नहीं कर सकता। फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2007, तो सबसे पहले मैंने एसिड खरीदने की एंट्री करनी है। 1 जुलाई 7 पर, प्लांट 6 पर, प्लांट डेबिट, कैश क्रेडिट 90 से, और उसके बाद 30 जून 2007 पर डेप्रीसिएशन। एक काम हो सकता है, ये 2 साल बगैर पहली रिवैल्यूएशन से पहले वाले हैं, ये 7 को बल्कि 8 तो आगे से शुरू हो रहा है, ठीक है। डेप्रीसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट कितने से जी? 9 रुपीज़। ले जी, ये जनाब आपका काम हो गया यहाँ पे तमाम। अगले साल सिर्फ डेप्रिसिएशन की नहीं होनी, 30 जून 2008 के ऊपर डेप्रिसिएशन होनी है, उसके बाद एसिड रीवैल्यू होना है। 1 जुलाई ही तो नहीं है, यही तो फ़र्क है पिछले सवाल में और इस सवाल में, इसीलिए तो ये सवाल करवा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि पर्चे के अंदर आपको MCQ हो चाहे फाइनल अकाउंट का सवाल हो, रीवैल्यूएशन किसी भी दिन करवा सकता है, स्टार्ट ऑफ द ईयर भी करवा सकता है, एंड ऑफ द ईयर भी करवा सकता है, ठीक है। तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2008, अब ये साल शुरू होता है जी, और स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो डेप्रिसिएशन अगेन सेम आएगी, 90 डिवाइडेड बाय 10, 9 रुपीज़ की, और ये 72 पे बुक वैल्यू आ गई। कोई मसला? अच्छा, अब पहले यहाँ पर इसको पहुँचाओ, फिर जो हुआ है वो देखेंगे। 30 जून 8 पे कुछ हुआ है पता है मुझे, लेकिन पहले वहाँ पे पहुँच तो लें। तो ये 30 जून 2008 पे हम पहुँच गए। इसको पहुँचाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी पड़ी। तो पहले जनाब 30 जून 2008 पे हमने किया डेप्रिसिएट एसिड को, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। कितने से जी? 9 रुपये से, ठीक है जी। और उसके बाद अब रीवैल्यूएशन तो होनी है। मैं किसी वजह से ना बच्चों ये 2 लाइनें छोड़ रहा हूँ। वैसे किस वजह से छोड़ रहा हूँ बाय द वे, आपके ख्याल में? असल में मैंने कंपैरिजन में 9, 10, 11, 12 दिखाने हैं,
मेरा दिल होता है कंपैरिजन में एंट्रीज चले। जैसे कल वाले सवाल को आप देख रहे हैं, थोड़ा लाइनें ऊपर नीचे हो गई थी माजरत के साथ, लेकिन अगर इसको आप देखें तो बड़े तसल्ली से आपको नज़र आ रहा है सुकून से। स्टार्ट ऑफ ये रीवैल्यूएशन है, तो ये रीवैल्यूएशन की एंट्री है, ये फिर डेप्रिसिएशन की, रीवैल्यूएशन की, डेप्शन की, रीवैल्यूएशन की, ये मैं आमने सामने रखना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्लास स्टार्ट हुई है तो ये बताया बच्चों को, आप तो थे नहीं, ठीक है, कि रीवैल्यूएशन हो तो 2 एंट्रीज रीवैल्यूएशन करके फिर पहले साल के स्टार्ट में रीवैल्यूएशन की थी, फिर साल के एंड पे डेप्रिसिएशन करनी है। और अगर सरप्लस का बैलेंस पड़ा तो डेप्शन के वक्त 2 एंट्रीज, और अगर इंक्रीमेंटल वाली भी होगी, और अगर सरप्लस का बैलेंस नहीं पड़ा किसी साल में तो डेप्शन की सिर्फ एक ही एंट्री। ऐसे ही मैं कंपैरिजन में उसको भी चलाना चाह रहा हूँ, इस वजह से मैंने एक लाइन छोड़ दी है। आपने नहीं छोड़नी, आप तो डायरेक्ट एंट्रीज करते चले जाएंगे ना, ठीक है। तो ये जनाब हमारे पास आ गया बैलेंस। ये अब डेप्रिशिएट, क्या मसला है, ये खाली जगह वैसे ही छोड़ दी, आपने नहीं छोड़नी, आप तो पर्चे के अंदर डायरेक्ट एंट्रीज करते चले जा रहे हैं। अच्छा जी, अब आया जनाब 30 जून 2008 और हमने इस दिन क्या करना है जी, एसेट को रीवैल्यू। तो एसेट को रीवैल्यू करना है तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफ़र, जितना भी बैलेंस एक्यूमुलेशन का पड़ा हुआ है। लेकिन तरतीब से चलते हैं। वर्किंग में क्या सिखाया था आपको, क्या करेंगे वर्किंग में, क्या करेंगे, एक लिखा भी था जुमला यहाँ पे उर्दू में, एक लाइन छोड़ेंगे, रीवैल्यूड अमाउंट लिखेंगे, सरप्लस या लॉस बैलेंसिंग निकल आएगा, ठीक है। तो 30 जून 2008 पर ही डेप्रीशिएट करने के बाद हमने एक लाइन छोड़ी और 30 जून 2008 पे हमने रीवैल्यूड अमाउंट लिखी। तो रीवैल्यूड अमाउंट क्वेश्चन के अंदर गिवन है। क्वेश्चन मेरा ज़रा गायब हो गया माजरत के साथ, क्वेश्चन को देखते हैं जी, सामने रखते हैं जी इसको। ये 30 जून 8 पे $64 मिलियन पे आपका एसेट पहुंच गया है 64। ओह ये क्या, पहली बार ही लॉस आ गया। चलो ये भी देख लेते हैं। तो भाई उसूलों पे पक्के रहो, सिचुएशन 1000 बनाए लाख बनाए हमें क्या, हमने रीवैल्यूएशन के दिन एक लाइन छोड़नी है, सरप्लस या लॉस निकाल लेना है। अब अगर सरप्लस आया तो देखो पहले कोई लॉस पड़ा है तो पहले उसको रिवर्स करके बाकी सरप्लस में फेंको, और अगर सरप्लस आया कोई लॉस नहीं पहले पड़ा तो सारा सरप्लस में। अच्छा पहली बार लॉस आ गया, देखो कुछ सरप्लस पड़ा है तो उसको रिवर्स करो, कुछ उसको खाओ पहले और फिर पीएनएल में जाओ, और अगर नहीं पड़ा तो सारा पीएनएल में चला जाएगा। अब जो मर्जी होता रहे, साल के शुरू में रीवैल्यूएशन करे, साल के दरमियान में करे, साल के एंड में करे, हमारे असूल यही है वर्किंग के लिए, और एंट्रीज के लिए भी वही 2 एंट्रीज रीवैल्यूएशन की और उसके बाद डेप्रिसिएशन देखते होते हैं, ठीक है। तो एक लाइन छोड़कर रीवैल्यूड अमाउंट लिखी, कितना लॉस आ गया, 8 का लॉस आ गया, कोई सरप्लस नजर नहीं आ रहा तो सारे का सारा लॉस आपका पीएनएल के अंदर चला गया, ठीक है जी। तो रीवैल्यूएशन पर लॉस आ गया, आपको बैलेंसिंग फिगर निकाल लिया आपने यहां से, ठीक है। अब रीवैल्यूएशन की एंट्रीज 2 हैं, पहली आप कंबाइन करते थे पर मैंने तोड़ दिए, कोई मसला तो नहीं हुआ ना उससे, ठीक है। तो फिर बोलो रिवर्स करें, एक्यूमुलेटेड डेप्शन रिवर्स नहीं करें, एलिमिनेट करें, बोला करो एक्यूमुलेटेड डेप्शन को डेबिट करके एसेट को क्रेडिट कर दें। अब यहाँ पे खड़े हैं हम, रीवैल्यू किया, ये इससे ऊपर देखो ये एसेट कभी भी रीवैल्यू इससे पहले, तो इसके एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट के अंदर पड़ी होगी डेट ऑफ परचेज से इस दिन तक की डेप्रिसिएशन, तो ये जनाब 9 भी पड़ा है और 9 भी पड़ा है। अगर एंट्रीज पे चाती मार लो तो वैसे ही नजर आ जाएगा, पर क्या जरूरी है कि आप 2 साल की एंट्रीज करके तीसरे साल की कर रहे होंगे, किसी भी वक्त खड़े हो सकते हैं। तो वर्किंग से इसलिए देखने की आदत डालता हूँ, ठीक है। तो 9 और 9 18 यहाँ से भी नजर आ रहा है ये। बहरहाल 18 की डेप्शन एक्यूमुलेट हुई पड़ी थी, तो एक्यूमुलेट डेप्शन को आप डेबिट करो और प्लांट को क्रेडिट कर दो, ठीक है जी। इसके बाद अब आपने करना है इस एसेट को रीवैल्यू, तो 30 जून 2018 पर वर्किंग आपको खुद करवाएगी ये एंट्री, वर्किंग को देखोगे एंट्री खुद ही होती जाएगी। एसेट की डेबिट नेचर है, माइनस हो रहा है तो एसेट क्रेडिट, दूसरी तरफ पीएनएल माइनस हो रहा है तो मतलब उसमें लॉस जा रहा है तो पीएनएल हो रहा है डेबिट, तो एंट्री बन गई। तरतीब वर्किंग की भी रख सकते हो, पहले प्लांट क्रेडिट कर दो फिर इधर डेबिट कर दो। बहरहाल प्लांट में पीएनएल में रीवैल्यूएशन का लॉस आपने फेंका 8 रुपये का, और प्लांट हो गया आपका क्रेडिट 8 रुपये से, ठीक है जी। तो ये जनाब आपका एसेट रीवैल्यू हो गया। अच्छा ओहो सॉरी, अब इसको 8 वाले साल में दोबारा डेप्रिशिएट तो करा दो, है ना, नहीं करना, नहीं करना, 8 की डेप्शन अब दोबारा नहीं करनी, यही तो फर्क है।
हाँ, अगर स्टार्ट ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन हो तो पहले रीवैल्यू कर लेते हैं, फिर उस रीवैल्यूड एसेट को डेप्रिसिएट करते हैं। लेकिन ये तो एंड ऑफ द ईयर रीवैल्यूएशन थी, तो फिर पहले डेप्रिसिएट करके उसको एंड पे लाए, अब एंड पे आकर रीवैल्यू करके इसको रख लिया है। अब नई वाले एसेट रीवैल्यूड अमाउंट को डेप्रिसिएट करेंगे अब अगले साल की डेप्रिसिएशन निकालते हुए, दोबारा नहीं करनी, ठीक है। धोखा दे दिया आपको जी। तो यहाँ पे आके हमने, बल्कि मैं यूँ चलाऊंगा, ठीक है जी, ये ऊपर वाला तो रीवैल्यू के बगैर वाला साधारण तो मैं यहाँ आमने सामने रख लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2009 आया। अब देखो जी, 30 जून 2009 के साल की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो मैं पहले डेट नहीं लिखूंगा, कहीं गड़बड़ ना कर दो। अब रीवैल्यूड अमाउंट और रिमेनिंग लाइफ निकालोगे इधर। अब 10 साल एसेट की लाइफ थी, यकम जुलाई 2006 पर, तो 30 जून 2007 फिर 30 जून 2008, 2 साल गुजर गए, तो रिमेनिंग लाइफ अब कितनी बच गई? 8। तो रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड कर दो इसको, 8 ही आता है भाई। लेकिन साथ ही आपको पता है आपने हशर के साथ नशर लाजमी करना है, ठीक है जी। तो ये आ गया 8 और ये +1। अच्छा, +1 की एंट्री नहीं करते, ठीक है ना। हाँ, लिखना इसलिए ज़रूरी है कि अगला लॉस गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। लेकिन +1 की एंट्री नहीं करते, क्योंकि अगर एंट्री करें भी तो उसकी एंट्री क्या बनेगी? रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग क्रेडिट। तो ये क्या एंट्री हुई? तो ठीक है चलो। अच्छा, अब क्या आ गया जी? कैरिंग वैल्यू क्या आ रही है? 56 और -7। ये जनाब आपके पास 30 जून 2009 की बुक वैल्यू आ गई। और 30 जून 9 पे रीवैल्यू हो रहा है एसेट? नहीं हो रहा, ठीक है। अच्छा, अब 30 जून 9 में डेप्रिसिएशन तो हुई ना, तो 30 जून 9 पर आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, कहाँ तक जाना है? 11 तक जाना है, 11 तक जाना है यार। थोड़ा सा ज़रा मेहरबानी करो, जल्दी से मुझे एंट्री दोबारा लिखवानी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 9 था, ठीक है जी। और उसके बाद दूसरी एंट्री की जगह खाली थी, ज़रा दोबारा लिख लें। असल में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि आगे की तरफ जाएं, ठीक है। यहाँ पे जगह है, ठीक है। 30 जून 2000, अच्छा जगह छोड़ दें जी। उसके बाद रीवैल्यूएशन की थी हमने 30 जून 2008 पर, तो पहले ट्रांसफ़र की एंट्री, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट प्लांट क्रेडिट, कितने से? 18 से। और उसके बाद 30 जून 2000, यार वो उसी दिन आ गया था टोटका, आप तो लेके नहीं गए थे मुझसे, याद करना, आज ले लेना, ओके। और PNL में रीवैल्यूएशन लॉस को डेबिट करो और प्लांट को क्रेडिट कर दो 8 रुपये। इससे ज़रा जगह ज़रा मेरी और ज़्यादा बेहतर हो गई है। अब मैं यहाँ पर सारे साल आपको प्रेजेंट करके दिखा सकूँ जी। तो 8 गया। अब 30 जून 2009 वाला साल शुरू हो जाता है जी। अब 30 जून 2009, हाँ जी, डेप्रिसिएशन आ रही है जी। आफ्टर रीवैल्यूएशन है तो जाहिर है चेंज हो गई है, आम हालात की निस्बत। आम हालात में 9 आती थी, 8 आ रही है, एक कम हो गई है। लेकिन कम होना किस वजह से है? लॉस की वजह से, जो PNL में पड़ा है, ठीक है। और उसकी वजह से डेप्शन का इम्पैक्ट, जो प्रॉफिट पड़ा है वो भी PNL में ही है, तो इसलिए इस एंट्री को नहीं किया करते हम, ठीक है। तो 30 जून 2009 पर आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री पास कर लेनी है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 8 रुपये से। और उसके बाद अगली एंट्री +1 की नहीं करनी, ये मैंने क्रॉस लगाया, पीछे तो कुछ था ही ना कि एंट्री की जाती। यहाँ पर तो मैं कह रहा हूँ एक फिगर नज़र आ रही है -8, उसको आपने कम करने के लिए +1 किया, पर उसकी एंट्री नहीं करनी, ठीक है। दोनों इम्पैक्ट्स विद इन PNL है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब रीवैल्यू हुआ नहीं है, तो रीवैल्यूएशन की एंट्रीज तो सिर्फ रीवैल्यू जब होगा तब आएंगी, वरना नहीं आएंगी। लो जी, 30 जून 9 इज ओवर। अगर सरप्लस का बैलेंस पड़ा होता तो फिर डेप्रिसिएशन के साथ इंक्रीमेंटल डेप्शन की एंट्री भी आ जाती, पर वो भी नहीं आई क्योंकि सरप्लस तो था ही नहीं। तो इस तरह कंपैरिजन में मैं चलाना चाह रहा था, ठीक है। अच्छा, अगला साल शुरू होता है जी। फॉर द ईयर एंडेड
30 जून 2010। कॉन्सेप्चुअली चीज़ को पक्का पकड़ लें, उसके बाद फिर चीज़ कहीं नहीं जा सकती। वर्किंग है, वर्किंग से आपकी P&L बैलेंस शीट्स भी बन सकते हैं, एंट्रीज भी हो रही हैं, लेजर्स बनवाएं, जो मर्जी करवाता रहे आपसे। फाइनल अकाउंट के सवाल के अंदर भी P&L बैलेंस शीट ही बनाना, वही मैंने आपको कल बना के दिखाया था, ठीक है। वही आज दोबारा भी बना देंगे एक्सट्रैक्ट्स, कोई मसला नहीं है अगर आप कहेंगे तो, वरना आपको होमवर्क भी दिया जा सकता है अगर आप कहेंगे तो, ठीक है। दोनों सूत्रों में आप कहेंगे तो, नहीं भी कहेंगे तो मेरा दिल किया तो हो सकता है। तो 30 जून 2000, अच्छा सॉरी पहले वर्किंग में आए, तो 30 जून 2010 पे आए। अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड है ना, तो एक बार जो चेंज होना था वो हो गया हुआ है। अब फिर अगर अगले 8 साल कुछ भी चेंज ना होता तो ये ऐसे ही अगले 8 साल तक 64/8 और 8/8 करते जाते, यहाँ तक के एसिड भी खत्म और ये वाला लॉस भी रिवर्स हो गया। एक तरह से थोड़ा थोड़ा रिवर्स होता गया ना यूज होने की वजह से, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड है, कोई और चेंज नहीं आई तो सेम, यानी कि ये पर्चे में आप दोबारा लिखेंगे भी नहीं अगर वर्किंग कर रहे हैं, सेम ही है ना, दोबारा लिख के क्या करें। तो आपको याद रखवाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि 2-2 साल बाद हो चाहे 4-4 साल बाद हो, अगर 4 साल बाद रीवैल्यूएशन हो दोबारा तो 4 साल यही 8 और 1 आता जाएगा यहाँ तक के, फिर रीवैल्यू हो जाएगा। तो ये इसलिए भी 2 साल वाली रीवैल्यूएशन वाला सवाल करना जरूरी था जी। 8 आ गया और +1 आ गया, ठीक है जी। 48 और -6, अच्छा जी। अब ये जनाब 30 जून 10 पे पहुंच गए हम जी सर। लो जी 30 जून 10 पे हम पहुंच गए, डेप्रीशिएट कर लिया हमने एसेट को, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन की एंट्री आई, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट 8 रुपये से, और फिर चूंकि +1 है उस +1 की एंट्री हम करते नहीं हैं, वरना डेप्रीसिएशन होती आफ्टर सरप्लस, तो फिर उसकी वजह से एसेट बढ़ गया होता, तो फिर इंक्रीमेंटल डेप्शन होती, तो फिर उसकी ट्रांसफर भी होती, ठीक है, वो एंट्री नहीं की। अच्छा अब 30 जून 10 पे क्या हुआ है जी, एसेट दोबारा रिवैल्यू वाला। तो पहले मैं 30 जून 10 पे आया तब तक मैंने इसको पढ़ा ही नहीं, पहले वहां पहुंच गए। अब 30 जून 10 पे हमने क्या करना है, $60 मिलियन है, एक लाइन छोड़कर हमने रीवैल्यूड अमाउंट लिख लेनी है 60, तो 12 रुपए का सरप्लस आ गया, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ गया जी, बैलेंसिंग आप। अब इस सरप्लस ने देखा कुछ लॉस अभी भी पड़ा हुआ है, उसको रिवर्स कर दिया उसने, ठीक है। प्रीवियसली बुक्ड लॉस का रिवर्सल, ये ट्रीट तो गेन की तरह से ही होता है P&L के अंदर, बहरहाल है ये रिवर्सल ऑफ लॉस, गेन तो बुक कर नहीं सकते फ्यूचर का, फ्यूचर गेन नहीं बुक किया, ठीक है। बाकी कितना बचा, ये 6 आपका चला गया रीवैल्यूएशन सरप्लस, OCI से होता। तो यहां पर आए 30 जून 2010 पे, रीवैल्यूएशन है तो 2 एंट्रीज होंगी। पहली एंट्री, अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन को एसेट के अकाउंट में ट्रांसफर करो, एलिमिनेट करके इसको नील कर दो। अब इधर देखो, यहां से आप चले, यहां पे खड़े हो ना, ये यहां से चले, आपने देखा 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 देखा, ओ जहां पर ये एसेट पहले रीवैल्यू हो चुका है, इसका मतलब इस दिन तक की रीवैल्यूएशन, इस दिन तक की डेप्शन क्या हो चुकी है, एलिमिनेट होकर खत्म हो गई थी। तो अब इन दोनों डेट्स के दरमियान कितनी डेप्शन पड़ी हुई है, ये 8 और 8 16। वर्किंग से देखो तो और आसान है, लेकिन ये एंट्री से, लेकिन एंट्रीज हो सकता है आपको डायरेक्ट इसी साल में खड़ा किया हो, तो सारी एंट्रीज करनी पड़ेंगी। बहरहाल एंट्री से देखो तो 9 और 9 क्रेडिट हुआ था, 9 और 9 क्रेडिट हुआ था, डेबिट होकर खत्म हो गया, ठीक है। फिर 8 और 8 क्रेडिट हुआ पड़ा है, ये पड़ा है अभी तक, तो इस 16 को डेबिट करना था। बहरहाल वर्किंग से देखा करो, ठीक है। तो 16, और उसके बाद आपका 30 जून 10 पे आज एसिड क्या हो रहा है, तो पहले लॉस आ गया, कल पहले सरप्लस आया था, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो अब वर्किंग ही आपको एंट्री करवाएगी। 12 रुपए पॉजिटिव नजर आ रहा है प्लांट में, प्लांट की नेचर डेबिट है ना, तो प्लांट हो गया डेबिट 12 से। फिर सरप्लस क्रेडिट हो रहा है, लेकिन ये चेंज है सरप्लस का, तो ये कहां नजर आना चाहिए, OCI में, कितना 6, सही है। अच्छा जी, 6 रुपए से क्रेडिट, और बाकी हाँ लॉस आपने रीवैल्यूएशन, लॉस का मैं इसको गेन ना लिख दूं, रिवर्सल ऑफ लॉस है, लेकिन आपका क्योंकि ट्रीट गेन की तरह से होना है, P&L में जाएगा, ठीक है। ये गेन नहीं है, मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूँ, ये है कॉन्सेप्चुअल बात क्या है, ये प्रीवियसली बुक लॉस का रिवर्सल है जी, और 6, ठीक है। चले अब
ये साल भी ख़त्म हो गया, 11 की रहेगी डेप्रिसिएशन। अब 11 को डेप्रीशिएट 11 में डेप्रीशिएट करेंगे, बल्कि मैं तो कहता हूँ एक और साल भी आगे ले जाएंगे, 12 भी कर देंगे, हमारा अपना सवाल, हमारी अपनी मर्जी। ठीक है जी। अब फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2011 आ गया, 10 तो हो गया था ख़त्म। तो अच्छा, अब पहले वर्किंग में आए और अपनी फिगर निकाल ले डेप्रीसिएशन की। अब चूंकि एसेट फिर क्या हो गया, रीवैल्यू। देखो अब 10 में दोबारा डेप्रीशिएट नहीं किया, क्योंकि डेप्रिसिएशन साल के शुरू में रीवैल्यूएशन होती तो उसके बाद रीवैल्यूड एसेट को डेप्रिसिएट करते हैं ना, तो पहले डेप्रिसिएट करके ईयर एंड पे पहुंचे, अब रीवैल्यू करके रख दिया है। अब इस रीवैल्यूड एसेट ने अगले साल डेप्रिसिएट होना है, इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुकी है ऑलरेडी। ठीक है, तो फिर डेप्रीसिएशन अब करोगे 11 की, तो अब रीवैल्यूड अमाउंट नई वाली पकड़ोगे और यहाँ पर खड़े होकर आपने रिमेनिंग लाइफ भी निकालनी है। 6 साल। हाँ, 1 जुलाई 6 से 30 जून 7 8 9 10 4 गुजर गए, 10 असल लाइफ थी, 4 गए तो बाकी 6 बचा। ये नॉर्मली सवाल में इससे लिखा भी होता है उसने कि देयर इज नो चेंज इन लाइफ, का मतलब ये होता है कि 10 अपनी जगह पे कायम है, पर रिमेनिंग आपने निकालना होता है। ठीक है, तो ये कितना आ गया जी, 10 और ये 1 आम हालात की निस्बत 1 रुपये ज़्यादा होगी ना, 50 और 5। बुक वैल्यू। तो 30 जून 2011 पे हम पहुंच गए हैं। तो 30 जून 2011 पर डेप्रीसिएशन करेंगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट जी, कितने से, 10 रुपये से। अब चूंकि रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई है और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है पीएनएल में, तो फिर उसकी ट्रांसफर की एंट्री आएगी। ठीक है, यूं कह लें सरप्लस का बैलेंस पहली बार नजर आना शुरू हुआ है, तो अब सरप्लस का बैलेंस चूंकि नजर आ रहा है, तो फिर डेप्रीसिएशन के वक्त भी आपने 2 एंट्रीज पास करनी है। ठीक है बच्चों, ओके। ये तो हाँ, अब ये ओसीआई में नहीं प्रेजेंट करना होता आपने, तो ये पहली बार ऐसा हुआ, अल्लाह अल्लाह करके ये एंट्री आ ही गई, जो 2 साल से आपने, पिछले 2 साल में सरप्लस ही नहीं था, लॉस पड़ा था, तो एंट्री भी नहीं की। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस इन ओसीआई, ऐसे से ना करो, नहीं ये ओसीआई में नहीं जाना, ऐसे ही एमसीक्यूज बनेंगे फिर। ठीक है जी, कितने से, 1। और उसके बाद रीवैल्यूएशन होगी तो ये एंट्रीज होंगी, रीवैल्यूएशन नहीं होगी तो ये एंट्रीज, ये सिर्फ तब होगी एंट्री जब रीवैल्यूएशन आपकी होती है। अब वैसे तो सवाल खत्म हो गया, पर मैं कह रहा हूँ 1 साल और आगे चलो। तो 30 जून 12 पे अगर जाओगे तो अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो अगेन फॉर्मूला विल बी सेम, 60/6 और 6/6। दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं थी, खैर अभी तो आपको चीजें याद करनी पड़ रही है ना, इसलिए लिख भी लेते हैं आप जी। 40 और 4 काफी है। तो 30 जून 2012, तो 30 जून 2012 का साल अगर आ गया है, तो आपने फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2012 आपने डेप्रीसिएशन की एंट्री करनी है। क्या एंट्री है जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट। हाँ, और चूंकि ये आम हालात की निस्बत अभी भी ज़्यादा वाली ही डेप्रीसिएशन है, इंक्रीमेंटल ट्रांसफर तो उसको ट्रांसफ़र कर, यहाँ तक कि ये सरप्लस ख़त्म हो जाए, या लॉस आने की वजह से, या वैसे ही लाइफ ख़त्म हो जाए, या एसेट बिक जाए। आज देखेंगे एसेट बिके तो क्या होता है। ठीक है जी, डिस्पोजल भी है ना जी आपके सिलेबस में, रीवैल्यूड एसेट को बेचना भी तो है ना आपने। ठीक है, अच्छा, तो रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट, रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट 1 से, उसके बाद अगेन रीवैल्यूएशन होगी तो ये 2 एंट्रीज होंगी। तो ये मैंने इसलिए आमने सामने रखा ताकि आपके दिमागों के अंदर ये अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठ जाए। ठीक है, कुछ बैठा है थोड़ा बहुत जी सर। चलो इसको खड़े हो जाए, आप बैठाना नहीं है, काम पे लगाओ इसको। ये जनाब आपकी रीवैल्यूएशन है, अगर ईयर एंड पे आ जाए तो कोई मसला होना तो नहीं चाहिए इसमें मेरे ख्याल से, अगर है तो बता दो। एक्सट्रैक्ट्स की ज़रूरत है या काम चलेगा? चल जाएगा। क्या ये देखो बेटा, हशर का नशर नहीं, हाँ हाँ चलो ठीक है। देखो आम हालात में डेप्रिसिएशन 9 रुपये आ रही थी, बल्कि यहाँ समझो जहाँ पे किया असल में जिसकी एंट्री हुई है वहाँ से देखो। ठीक है, आम हालात में डेप्रीसिएशन 9 रुपये आती
रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई, जिस वजह से अब डेप्शन 10-10 रुपये आने लग गई है। तो ये 10 रुपये डेप्शन जो आ रही है आम हालात की निस्बत ये 1 रुपये ज़्यादा है। तो 9 और 10 का कंपैरिजन करके पता लगा कि 1 रुपये की डेप्शन इंक्रीमेंटल आई है ड्यू टू अपवर्ड रीवैल्यूएशन। ठीक है, इसी को निकालने का एक शॉर्टकट तरीका है ये कि जितना आपका सरप्लस पड़ा है, आपने जो एसेट के साथ किया वही सरप्लस के साथ कर दें तो वही 1 रुपया डायरेक्ट भी निकल आएगा। नहीं, ऊपर 8 नहीं, आम हालात में रीवैल्यूएशन के बगैर वाली को देखना होता है हमेशा। ठीक है, ओके, इसीलिए कहा कि ये काम कर लिया। तो आम हालात जब आपने कंपैरिजन करना है ना, इंक्रीमेंटल डेप्शन है या नहीं है, तो आपने ये ओरिजिनल वाली डेप्शन को देखना है। अगर रीवैल्यूएशन मॉडल होता ही ना, कॉस्ट मॉडल होता तो 9 रुपये डेप्शन होनी थी। रीवैल्यूएशन अपवर्ड हुई तो अब 10 रुपये हो गई, 1 रुपये की इंक्रीमेंटल डेप्शन है। अब ये ऐसे निकालने की बजाय शॉर्टकट क्या है, सरप्लस को डिवाइड कर। अच्छा, आम हालात की निस्बत डेप्शन शॉर्ट आई है ड्यू टू डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन, तो 1 रुपये की डेप्शन शॉर्ट चार्ज है, लेकिन इसकी एंट्री नहीं करते, उसकी लॉजिक अलग दी थी। ठीक हो गया? चल, हाँ जी, एक्सट्रैक्ट्स बनाऊं फिर या रहने दें? रहने दें, चलें, ओके करें फिर। भाई ये 10 का सोल्यूशन देख देना, इनको देख लो। ठीक है, अच्छा जी, अब पॉज करो जरा, बल्कि 1 मिनट, कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग? चलो अभी फिर पॉज ही करो। चले जी, आ जाए जी। अच्छा जी, हमने डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट जो था उसको देखा था, याद है? एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर डिस्पोजल का अकाउंट बनाया था, फिर 1-2 दिन बाद जनरल एंट्री भी करके देख ली थी। ठीक है, तो डिस्पोजल ऑफ पीपीई हमने कॉस्ट मॉडल में देखा था कि अंडर कॉस्ट मॉडल या इफ एसेट इज मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल, तो हमने क्या एंट्री सीखी हुई है जी? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम डेबिट करते हैं, बल्कि स्टेप वाइज चलते हैं, जैसे मैंने आपको स्टेप वाइज करवाया था कि हमने एसेट को क्या कर देना है, क्रेडिट, और क्रेडिट करना है जाने वाले एसेट की कॉस्ट से, और एक्यूमुलेटेड एसेट अकाउंट को डेबिट कर देना है जाने वाले एसेट की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से। और ये एक्यूमुलेशन हम लिया करते हैं डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ सेल तक। ठीक है जी, सही है? अच्छा, उसके बाद तीसरा स्टेप, कैश एसेट बेचा है तो कैश आएगा, तो कैश डेबिट हो गया, और गेन या लॉस, ठीक है, ये चला जाएगा। मैं लेट से मैं कहता हूँ लॉस है, तो पीएनएल के अंदर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड पर आ गई लॉस की। ये तो ये जनाब कॉस्ट मॉडल अगर यूज़ हो रहा हो तो आप के डिस्पोजल की जर्नल एंट्री ये है। कोई मसला? अच्छा, अब अगर एसेट आपका रीवैल्यूएशन मॉडल पे है, आपको याद है जब मैंने पहला सवाल रीवैल्यूएशन का आपको करवाया था, गालिबन कल स्टार्ट की थी ना हमने, ठीक है, या परसों की थी? कल की थी। तो पहले सवाल में मैंने 2 लेजर्स बनाए थे ना, ठीक है। अब मुझे बताओ, अगर हर साल लेजर हमने बनाया नहीं हर सवाल में, मुझे बताओ जब आपका दूसरे साल के अंदर एसेट रीवैल्यू हो गया था, वो जो हमने एग्जांपल लिखी थी, यहाँ कहीं लिखी थी मैंने, ये तो लेजर कुछ यूँ बना हुआ था, पहला साल गुजर गया था ना, तो यकम एसेट का अकाउंट था, यकम जनवरी 2021 था, 21 था ना, तो ब्रॉड डाउन आया था उसके अंदर 500, फिर एक्यूमुलेट कितना ज़रा देख कर बताओ, जो हमने ट्रांसफ़र किया था, ज़रा देख लो ना, सोल्यूशन देख लो ज़रा, मैं कुछ छोटी सी बात ज़रा समझाना चाह रहा हूँ। जी, आज के दिन में बता देंगे कि नहीं मिल रहा, बनाए नहीं थे लेजर्स?
कि यार चलो छोड़ो, दफ़ा करो, क्या करने बना के, हम बड़े लोग हैं, छोटे लोगों का काम है, हैं? नहीं आ गई था जी 500/10 कर दो यार, 50 था। 50 तक। अच्छा, अब ये ना असल में वो मैंने ना असल में पिछला साल ये 2010 वाला उसका 31 दिसंबर 2020 का कैरी डाउन 500 था, वो मैंने ब्रॉड डाउन करके आगे चलाया जिस साल में रीवैल्यूएशन ट्रांसफ़र के बाद फिर हमने एसेट को रीवैल्यू किया था, तो इसी दिन रीवैल्यूएशन सरप्लस एसेट डेबिट सरप्लस क्रेडिट हुआ था 130 रुपये से, और 580 जब 31 दिसंबर 2021 पर कैरी डाउन बैलेंस आपने निकाला था तो 500, ये 580 क्या है ज़रा क्वेश्चन में देखकर बताओ, ये 580 क्या है? ये आपकी वो रीवैल्यूड अमाउंट है, यानी जिस अमाउंट पर एसेट को आपने उठाकर रखा, अब एसेट अकाउंट आपका वो वाली अमाउंट शो कर रहा है बेटा, यानी एसेट अकाउंट आपका कॉस्ट पे बन रहा था पहले साल में तो, लेकिन दूसरे साल में जब एसेट रीवैल्यू कर दिया आपने तो अब एसेट अकाउंट में कॉस्ट की बजाय लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट नज़र आने लग गई है। ये बात समझ आई? अच्छा, अब अगर मिसाल के तौर पे इसको वैसे प्यार से ग्रॉस कैरिंग अमाउंट भी कहा जाता है, लेकिन चलो मैं कहता हूँ जी कॉस्ट थी पहले साल में, दूसरे साल में क्या नज़र आने लग गई? रीवैल्यूड अमाउंट। तो कॉस्ट पहले साल थी, दूसरे साल रीवैल्यूड अमाउंट। अब अगर मिसाल के तौर पे 1 जनवरी 22 के अंदर मैं एसेट को बेचता हूँ, डिस्पोज करता हूँ, तो डिस्पोजल अकाउंट में आपको तो याद यही हुआ है कि एसेट अकाउंट में से निकालते हैं एसेट की कॉस्ट, तो अगर मैं कॉस्ट निकालूंगा तो 80 तो दिन रह जाएगा। बात समझ आई है? कॉस्ट कितनी थी इसकी? पूरा सवाल करा लिया तुम हैं। 1 जनवरी 2020 को हमने एसेट खरीदा था 500 का, तो कॉस्ट कितनी थी? 500। अब पुराने कनॉलेज समझते हो? कनॉलेज, पुराने कनॉलेज के मुताबिक तो आप थोड़ा सा यूं पे बैठो, थोड़ा सा यूं हो जाओ। पुराने कनॉलेज के मुताबिक तो कॉस्ट एसेट अकाउंट में से निकालनी चाहिए। अगर एसेट कभी ज़िंदगी में रीवैल्यू ना हुआ हो तो फिर तो आपकी बात ठीक है, आपके एसेट अकाउंट में पड़ी ही क्या होती है? कॉस्ट। सारी ज़िंदगी वो कॉस्ट ही रहनी है। लेकिन अगर कभी आपका एसेट ज़िंदगी में रीवैल्यू हो जाए तो उस एसेट अकाउंट के अंदर उसकी कॉस्ट रहती नहीं है, बल्कि उसकी लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट नज़र आने लग जाती है। तो जब कभी रीवैल्यूएशन के बाद आपने एसेट बेचा तो एसेट अकाउंट में कॉस्ट नहीं बल्कि रीवैल्यूड अमाउंट पड़ी होगी, जो लास्ट वाली रीवैल्यूएशन आपने की है वो वाली। अगली करके देख लें, अगली रिवैल्यूएशन में भी आपको लेटेस्ट रिवैल्यूड अमाउंट पे वो एसेट को लाते ही किस में है? फेयर वैल्यू पे। ऐसी एंट्रीज करते हैं कि एसेट फेयर वैल्यू पे आ जाता है। तो अगर आपने रीवैल्यूड एसेट को बेचा तो डिस्पोजल के दिन डिस्पोजल अकाउंट में एसेट की कॉस्ट की बजाय लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट निकालनी पड़ेगी, वरना तो 80 रुपये इधर ही पड़ा रह जाएगा। मैंने मिसाल इससे दे दी, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्पोजल अगर हो पीपीई का और आपका एसेट जो है पीपीई जो है वो अंडर रीवैल्यूएशन मॉडल चल रहा है, तो भाई क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा कि आपका वही एंट्री तो वही रहनी है, डिस्पोजल की एंट्री तो वही है, डिस्पोजल की एंट्री तो वही है, बस फर्क सिर्फ ये है कि कॉस्ट की बजाय क्रेडिट क्या करेंगे आप? लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट। लेटेस्ट लिख दूं या सिर्फ रीवैल्यूड अमाउंट लिख दूं? रीवैल्यूड अमाउंट लिख दूं। रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है? और चूंकि आपका एसेट पहले रीवैल्यू हुआ है, और हम रीवैल्यूएशन में क्या करते हैं? एसेट अकाउंट में जितनी डेप्शन रीवैल्यू के दिन पड़ी होती है वो एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देनी, एलिमिनेट कर देते हैं। इसका मतलब डेट ऑफ परचेज से डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन तो हमारे पास पड़ी ही नहीं होगी। हमारे पास तो अक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर पड़ा ही क्या होगा? लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की डेप्शन। जैसे 9 क्रेडिट हुआ था, 9 क्रेडिट हुआ था, जब ये डेबिट हो गया तो ये क्या हो गया? नील। अब अगले साल 8 की डेप्शन हुई और इस साल अगर इसको बेचा तो एक्यूमुलेशन अकाउंट के अंदर पड़ा ही क्या है? 8। ये 9 तो एलिमिनेट होकर नील हो गया था। बात समझ आई है? तो फिर 9 और 9 18, ठीक है? तो यहाँ पर दूसरी चेंज क्या आई? डेट ऑफ परचेज की बजाय डेट ऑफ लास्ट रीवैल्यूएशन होता है, लेकिन चलो डेट ऑफ रीवैल्यूएशन, वैसे लास्ट रीवैल्यूएशन ही लिखने हैं तो लेटेस्ट रीवैल्यूएशन। यहाँ पे भी क्या लिखने लगूंगा? लेटेस्ट। देखो ना, एक से ज़्यादा भी तो हो सकती हैं रीवैल्यूएशन, तो लेटेस्ट रीवैल्यूड अमाउंट क्रेडिट करेंगे एसेट अकाउंट में से, और डेट ऑफ लेटेस्ट रीवैल्यूएशन या लास्ट रीवैल्यूएशन से डेट ऑफ सेल तक की अक्यूमुलेशन निकालकर उसको डेबिट करेंगे अक्यूमुलेशन अकाउंट में से, ठीक है? कैश को डेबिट करेंगे और गेन या लॉस आ जाएगा। जैसे मसलन मैं कहता हूँ जी मेरा लॉस ही है, लेट्स से, ठीक है? मेरा फिर क्या आ गया? लॉस। अच्छा, अब
एक छोटा सा मसला और भी है। वो मसला क्या है? कोई सोच के ऐसे ही बता दो, गलत सलत बता दो, कुछ नहीं होता। गलत बता दोगे तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अभी कौन सा MCQ पेपर का टिक हो जाना है इससे? बोलो जी, बोलो क्या गड़बड़ और हो सकती है? देखो जहाँ पे भी सेंट्री में अब क्या चीज़ और रह गई है जिसकी कमी हो सकती है आपके ख्याल में? वैसे आपने डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट पढ़ा हुआ है? बाय द वे पूछ रहा हूँ, तो फिर तो आपको पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं इसीलिए तो आया, अल्लाह ने मुझे भेजा इसीलिए आपको याद कराने के लिए चीज़ें। अब सुनो मेरी बात सुनो, अगर एसिड मिसाल के तौर पे इस रीवैल्यूएशन के बाद कहीं बिका, मैं मिसाल दे रहा हूँ, बिक जाता है, तो ये एसिड 72 पे आ गया, बल्कि 64 पे आ गया, इसके बाद अगर बिका तो ये एसिड बिक जाएगा, सरप्लस तो कोई पड़ा ही नहीं है। लेकिन अगर इसी सिचुएशन है कि ये रीवैल्यूएशन हुई थी और सरप्लस आया था, और मिसाल के तौर पे 1 रुपये का सरप्लस ट्रांसफर होकर अब सिचुएशन ये है, तो एसिड अगर बिका तो एसिड तो आप क्रेडिट कर दोगे बुक वैल्यू यहाँ से, लेकिन जो सरप्लस बचा हुआ रह जाएगा उसका क्या करोगे? वो भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने एसिड को, रीवैल्यूड एसिड को डिस्पोज किया है, देखो ना ऐसे ही याद रख लो, अगर मैंने कहा था अगर सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा हो तो डेप्शन की 1 एंट्री, ना नजर आ रहा हो तो 2 एंट्रीज, ऐसे ही है ना? तो बोलो, अगर रीवैल्यू सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा है तो डेप्रिसिएशन की 1 एंट्री, नहीं नजर आ रहा तो 1 एंट्री होती है, और अगर नजर आ रहा है तो ऐसे ही डिस्पोजल हुआ रीवैल्यूड एसिड का, अगर सरप्लस का कोई बैलेंस नजर अभी सवाल में देखते हैं, अभी तो जुबानी कलामी चल रहा है, अगर रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस नजर आ रहा हुआ तो फिर डिस्पोजल के साथ आपने उस बचे खुचे को भी फेंकना है जहां आज तक फेंकते आए, यानी कि रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट जितना पड़ा हुआ है, और अगर सरप्लस नहीं पड़ा हुआ तो फिर ये एंट्री भी नहीं होगी। तो इसका मतलब अगर रीवैल्यूएशन मॉडल हो और आपका एसेट डिस्पोज हो तो फिर ये देखना, एक तो डिस्पोजल की जर्नल एंट्री करनी है, और दूसरा अगर कोई सरप्लस बचा हुआ पड़ा है उस एसेट से रिलेटेड तो वो आपने वो सरप्लस भी रिटेन्ड अर्निंग्स में फेंक देना। नहीं, वो रियलाइज हो गया। अब यहां पे आके वो कॉन्सेप्ट आपको सिखाना पड़ेगा, बताना बल्कि अब है कि चलो अभी छोड़ो, ये कर तो लें पहले, ठीक है? बहरहाल चलो सुन लो, ये जो है ना आपका सरप्लस, इसको स्टैंडर्ड 2 ऑप्शंस देता है। रीवैल्यूएशन सरप्लस आया, स्टैंडर्ड कहता है आप चाहो तो इसको ईयरली बेसिस पर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन के बराबर ट्रांसफर करते रहो रिटेन्ड अर्निंग में, या अगर ना चाहो हाँ तो कोई ट्रांसफर ना करो ईयरली बेसिस पर, बल्कि एक ही दफा क्या कर दो एट द टाइम ऑफ, ठीक है? तो नो ईयरली ट्रांसफर, और एक ही बार क्या करो कि ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग ऑन डिस्पोजल। तो ये असल में समझाता तो ये वाला पॉइंट समझा सकता था ना। अब अगर तो आप ईयरली बेसिस के ऊपर ट्रांसफर करते आ रहे हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन की, तो फिर रीवैल्यूएशन के दिन जो बचा हुआ होगा वो रिटेन्ड अर्निंग में फेंक दोगे। और अगर आपने ये वाला ऑप्शन अपनाया हुआ था कि मैं ईयरली ट्रांसफर ही नहीं करनी, तो फिर जितना सरप्लस पड़ा होगा सारा उठा के रिटेन्ड अर्निंग में फेंक दोगे। फेंक देना है, क्योंकि अब वो रियलाइज हो गया, यूं कहना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आई? तो ये जनाब आपका कॉन्सेप्ट था रीवैल्यूड एसेट को बेचने वाला। ठीक है जी, तो सही है? ठीक है, पिक्चर से लेनी होकर ले लिया करो, नोट तो फिर मैं करने नहीं देता आप लोगों को। हाँ भाई, यहाँ पे पार्ट 2 शुरू कर लो, आज क्लास ज़रा शॉर्ट होगी हमारी।